हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सबसे खास सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट वीडियो मैं देने वाला हूँ। इसमें आपके टीसीएस के द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न शामिल होंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, जो लोग इस चैनल पर नए होंगे उनको ये शायद पता नहीं होगा कि ये कौन सा बुक है। तो इसका नाम है ब्लैक बुक। ये बुक पहले इंग्लिश में आता था, अभी ये बुक हिंदी में आ चुका है। ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता, जिसे लिखा है निखिल गुप्ता सर ने, और इसमें टीसीएस के पूछे गए सारे प्रश्नों को एक साथ समाहित कर दिया गया है, जिससे आप जब आगे एग्ज़ाम में बैठेंगे और ऑनलाइन यदि वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो लगभग मतलब 90% श्योरिटी है कि क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि एसएससी अपने ही क्वेश्चनों को रिपीट करता है, या फिर रेलवे में भी अपने ही क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो सारे प्रश्न कहाँ से आते हैं? इसी बुक से उठा करके दिए जाते हैं। एक्चुअली ये बुक उन क्वेश्चनों को उठा कर अपने पास रखा है, ऐसा नहीं है कि इस बुक से वो उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, और इस पूरे वीडियो का आपको PDF में मिल जाएगा। मैंने इसके पहले इस बुक्स के बहुत सारे चैप्टर्स को करा रखा है, बहुत सारे सब्जेक्ट को करा रखा है। ये देख पा रहे होंगे आप सब, आपके सामने रहा विश्व इतिहास, भौतिकी मतलब फिजिक्स, उसके साथ जो ये कला और संस्कृति मतलब मेले और त्यौहार वगैरह के बारे में। इधर रहा पूरा भूगोल, जिसमें पूरा मैंने टॉप 100 का रखा है भूगोल का। ये रहा जीव विज्ञान का पूरा निचोड़, ये रहा अर्थशास्त्र का पूरा निचोड़, फिर रहा इतिहास का। ये रहा आपके सामने प्लेलिस्ट। ये देखिए प्लेलिस्ट आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको जितने भी वीडियोज़ मैंने पहले करा रखे हैं वो सारे वीडियोज़ आपको लाइन से यहाँ पर दिख रहे होंगे। दिख पा रहा है आपको? जीव विज्ञान, उसके नीचे भूगोल, फिर उसके बाद कला और संस्कृति का जो था मेला और त्यौहार के बारे में, उसके नीचे आपको दिख पा रहा होगा फिजिक्स का जो पूरा निचोड़ है, यानी कि टॉप 100 उसमें करके मैंने क्वेश्चन कराए हैं। और उसके नीचे है विश्व इतिहास, जिसमें टॉप 100 है विश्व इतिहास के क्वेश्चन। और ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको PDF मिल जाएंगे इन सारे वीडियोज़ के। जो वीडियोज़ मैंने करा रखे हैं उनके PDF मिल जाएंगे। देखिए ये रहा हमारा लिंक स्कोर मोर ऑफिशियल करके, ये आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो PDF आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्यूटर का पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो है वो बाइनरी डिजिट में संग्रहित किया जाता है। बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है, और ये क्वेश्चन को 4 बार रिपीट किया गया है। कंप्यूटर में पिक्चर फाइल के एक्सटेंशन कौन से हैं? तो JPG होता है, TIF होता है और PNG होता है। ये होते हैं किसके लिए? पिक्चर्स के लिए, मतलब फ़ोटोज़ के लिए। और भी होते हैं, लेकिन JPG, TIF और PNG ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। बीट, ये बाइनरी अंक से संबंधित होता है। बीट किससे संबंधित होता है? बाइनरी अंक से। कंप्यूटर में किस कमांड को 3 फिंगर सैल्यूट कहा जाता है? तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इसको कहते हैं हम लोग 3 फिंगर सैल्यूट। क्या कहते हैं? 3 फिंगर सैल्यूट, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स, आउटलुक इत्यादि जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में F7 कुंजी का सामान्यतः उपयोग क्या होता है? देखिए अलग अलग जो हम लोग सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग फंक्शन इसका यूज़ होता है। यहाँ पे स्पेशली पूछ दिया है आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स और आउटलुक में, खास करके आप जितना भी माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट यूज़ कीजिएगा उन सब में सेम तरह का ही प्रोसेस होता है। तो उसमें F7 का यूज़ स्पेलिंग और ग्रामर की चेक करने के लिए किया जाता है। जितने फंक्शन की होते हैं सबका अलग अलग यूज़ होता है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो F7 स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने के लिए किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसके लिए हाइबरनेट का कोई यूज़ नहीं होता है। सिस्टम को बूट करने का क्या अर्थ होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना, ये होता है सिस्टम को बूट करने का अर्थ। जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम बूटिंग मोड में जाता है, मतलब वो पूरे सिस्टम को लोड कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा होता है। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो और एनिमेशन के संयोजन की सूचना को क्या कहते हैं? तो जब एक साथ ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो आदि सब कुछ मिलकर चलेगा तो उसको हम मल्टीमीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। जैसे आप लोग कोई वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वो क्या हुआ? मल्टीमीडिया है। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, यानी OS, जिसको आप लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। पूर्ण सुरक्षा स्कीम की अनुपस्थिति में कंप्यूटर सिस्टम में ऑब्जेक्ट को सुरक्षित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं। आइकॉन्स जो हैं वो पिक्चर कमांड होते हैं। कई बार आप लोग कोई भी फाइल्स रखते हैं तो उसका आइकॉन देख के आप लोग समझ पाते हो कि यही हमने इसमें रखा है। तो आइकॉन क्या है? एक तरह का पिक्चर कमांड है। प्रोग्राम्स, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करता है। कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन कौन करता है? प्रोग्राम्स करते हैं।
कंप्यूटर में सुरक्षित की गई फाइल को खोजने और लोड करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो ओपन कमांड को सेलेक्ट करना होता है। किसके लिए? तो कंप्यूटर में जो भी फाइलें हम सेव कर रखे हैं उसको खोजने के लिए या फिर उसको लोड करने के लिए क्या करते हैं? ओपन कमांड का उपयोग करते हैं। देखिए मैंने PDF पे क्या किया है, वाटरमार्क लगा दिया है, स्कोर मोर बाई प्रिंस दुबे ऑन यूट्यूब। जैसे ही मतलब कुछ लोगों को हमने देखा कि मेरे PDF का वो लोग गलत यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए मैंने वाटरमार्क लगा दिया। खैर इससे आपको कोई पढ़ने में परेशानी नहीं होगी और इससे गलत यूज़ भी रुक जाएगा इसका, इसके लिए मैंने लगा दिया है। यदि किसी को परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है क्या परेशानी है उसको, तो मैं इसका भी सोल्यूशन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। किस ग्राफिक्स यानी कि डिजिटल फोटो, किसी ग्राफिक्स या फिर डिजिटल फोटो और स्कैंड इमेज को सामान्यतः .bmp, .png, .jpg, .tiff अथवा .gif में किस एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है? तो ये बीट मैप के साथ स्टोर किया जाता है। किसके साथ? बीट मैप के साथ स्टोर करते हैं। देखिए कोई भी आप फोटोज़ वगैरह जब स्टोर करेंगे कंप्यूटर में तो उसके नाम के बाद अपने आप .bmp, .png इत्यादि लग जाता है, और ये नहीं रहेगा तो फोटो उसमें सेव ही नहीं होगा, करप्ट हो जाएगा फाइल, तो ध्यान रखिएगा। पोर्टेबल, शक्तिशाली और आसानी से संचालित करने में आज कंप्यूटर को व्यक्तिगत रूप से सहायक रूप में देखा जाता है। संशोधक कुंजी यानी मॉडिफायर की कौन सी होती है? तो कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट, ये सभी जो कीज़ हैं इनको हम लोग मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट के बाद सूचना क्या कहलाती है? इनपुट के बाद जो सूचना मिलती है उसे डेटा कहते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट ये सब विकल्प किस मेन्यू में पाए जाते हैं? तो ये सब एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। FAT32 कंप्यूटर में प्रयुक्त एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त उदाहरण कौन कौन से हैं? तो DOC है, XLX है, HTM है, ये सब एक्सटेंशन है, लेकिन FAT32 ऐसा कोई एक्सटेंशन नहीं आता है किसी चीज़ को भी सेव करने से। बढ़ते हम लोग आगे। सुरक्षित की गई सूचनाओं का संग्रहण की इकाई क्या कहलाती है? तो जब बहुत सारी सूचनाओं को एक साथ संग्रहित कर दिया तो उसको फाइल कहेंगे। सिंपल सी क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइज्ड फाइलों को फोल्डर में संग्रहित करते हैं। बहुत सारी जब फाइलों को एक साथ संग्रहित करते हैं तो उसको फोल्डर कर देते हैं। कंप्यूटर के सभी मशीनरी और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के अंदर जितने भी डेटा स्टोरेज होती है वो सब सॉफ्टवेयर में आएगा। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में टाइप, सबमिट या प्रेषित किए गए डेटा को क्या कहते हैं? उसको इनपुट कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो भी हम लोग लिख देते हैं या फिर खोजने के लिए कुछ टाइप करते हैं तो इन सबको हम लोग इनपुट कहते हैं, और कंप्यूटर हमें आउटपुट दे रहा होता है। कंप्यूटर को निर्देश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? तो कंप्यूटर को कभी भी हम निर्देश देते हैं, मतलब उसमें कुछ भी इंटर करते हैं तो किसी ना किसी इनपुट डिवाइस से करते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर क्या कहते हैं? नर्व केंद्र या मस्तिष्क कहते हैं। मतलब जो CPU होता है कंप्यूटर का उसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। किस भारतीय IT विशेषज्ञ को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहते हैं? आनंद चंद्रशेखर को पेंटियम प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए निर्देशित करती है? तो ये बूटिंग की प्रक्रिया है। जैसे ही कंप्यूटर को हम लोग ऑन करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग मोड में जाता है और वहाँ से कंप्यूटर का सारा जो भी सॉफ्टवेयर होता है वो सब कुछ लोड में आता है, मतलब वर्क करने के लायक हो जाता है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम्स का समूह किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसको हम लोग सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? सॉफ्टवेयर के रूप में। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने को अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग विंडोज़ कहते हैं। अलग अलग विंडो आप एक साथ खोल करके रखेंगे, उसमें अलग अलग तरह के वर्क्स होते रहेंगे। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। छोटे और सस्ते जो मतलब घरेलू उपकरणों में निर्मित होते हैं उनको हम माइक्रो कंप्यूटर कह लेते हैं। ENIAC क्या था? ENIAC एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था क्रे XMP14। क्या था? क्रे XMP14। CRL पुणे द्वारा निर्मित भारतीय सुपर कंप्यूटर जो दुनिया में चौथा सबसे तेज और एशिया में सबसे शक्तिशाली स्थान पर है, ये क्या है? EKA कहलाता है। क्या कहलाता है? EKA कहलाता है। एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जो इतना छोटा है कि आपकी गोद में फिट हो जाए क्या कहलाता है? उसको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? इसको पोर्टेबल डिवाइस नहीं मानते हैं। लैपटॉप को पोर्टेबल मानते हैं, डेस्कटॉप को पोर्टेबल नहीं मानते हैं। सुपर कंप्यूटर का उपयोग किन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए। अच्छा, मौसम की भविष्यवाणी भारत में कहाँ से की जाती है?
आप हमें गूगल सर्च करके या याद हो तो इसे भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल मतलब है और ले जाने में आसान होता है? तो लैपटॉप के बारे में मैंने बताया आपको। अस्पतालों में मरीज की दिल की धड़कन मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आईसीयूज वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा, वो क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हवाई यातायात और राष्ट्रीय रक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसको इडवेक कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को किसने बनाया? जिसमें स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है। ये बनाया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। किसने बनाया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया था। इसकी खासियत क्या होती है? तो इसमें स्टोर प्रोग्राम और डेटा दोनों को होल्ड करने की मेमोरी होती है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब के मतलब आधार पर चलते थे। 1991 में विजय भाटकर द्वारा भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा विकसित किया गया था? जिसका नाम था परम 8000, मतलब परम 8000। ये सर टीसीएस ने 2 बार पूछा, देखिए रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को उनके ट्रांजिस्टर के उपयोग से बड़े पैमाने पर चित्रित किया जा सकता है। पहली पीढ़ी में हो गया आपका वैक्यूम ट्यूब और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है आपसे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की अवधि 1959 से लेकर 1964 रही। 1959 से 1964। आज लगभग अधिकांश कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर जी का क्या अर्थ होता है? 2G का मतलब हुआ सेकंड जनरेशन, 3G का मतलब थर्ड जनरेशन। इस तरह से जनरेशन बढ़ रहा है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर उपयोग करते हैं? तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट के हैं, आईसी पर ये यूज़ किए जाते हैं। पहला हो गया वैक्यूम ट्यूब, दूसरा हो गया था ट्रांजिस्टर और तीसरा हो गया आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं ये नॉलेज प्रोसेसर है, मतलब ज्ञान संसाधक इनको कह सकते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब तो हमने पढ़ा था कि पहले में ही होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो पहले के डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में वाल्व लगा होता था। क्या लगा होता था? वाल्व। वही मैंने बताया ना वैक्यूम ट्यूब, तो उसमें वाल्व लगा होता था। IBM 701, IBM 702, IBM 650, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वैक्यूम ट्यूब वाले, उनके उदाहरण हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में निर्मित पहला ऑपरेशनल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका नाम था इनिएक। ये कहाँ पे इसको डिजाइन किया था पहली बार? मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट। ये क्वेश्चन मैंने खुद फेस किया 2 बार, तो सोचिए और कितने बार आया होगा। तो डगलस एंगलबर्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस का खोज किया था। किस देश में पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, जो पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पहला दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर था। बढ़ते हम लोग आगे। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल, APT जिसको बोलते हैं, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल, इसको किसने विकसित किया था? डगलस टी रॉस ने। डगलस टी रॉस ने विकसित किया था। दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर किसने बाजार में उतारा था? एप्सन कंपनी ने। एप्सन का आजकल आपको प्रिंटर मिल रहा होगा, तो इसी एप्सन ने पहला लैपटॉप लाया था। किस कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर 4004 का निर्माण किया था? इंटेल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, अभी इसी का जो IC होता है ये आपको हर जगह देखने को मिलता होगा, चिप वगैरह। भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोलकाता में पड़ता है, वहीं पे सबसे पहले कंप्यूटर लगा था। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है, जहाँ पे हमारा मौसम विज्ञान का सारा जानकारी दिया जाता है, वहीं पे हमारा सुपर कंप्यूटर परम लगाया गया है। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवैक। कौन सा? यूनिवैक। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? CDC 6600 यानी 6600, CDC 6600। अच्छा, CDC का फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमें मतलब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, काफ़ी कॉमन नेम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। पहला बारकोड सिस्टम ये किसने लाया था? तो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। देखिए बारकोड सिस्टम किस लिए लाया गया था? ताकि फ्रॉड वगैरह से बचा जा सके और क्विक काम हो जाए। ठीक है, बारकोड क्विक काम के लिए लाया गया था एक्चुअली। तो ये किसने लाया था? नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने। वर्ल्ड वाइड वेब पर आविष्कार मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ऐसा किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने। पुणे स्थित भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का में अनावरण किए गए भारत के सबसे तेज और पहले मल्टी पेंटाफ्लॉक्स सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रत्यूष। क्या नाम है इसका?
प्रत्यूष नाम है। आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे? एलन एमटेज। एलन एमटेज ये पहला सर्च इंजन है। जैसे आपका गूगल, क्रोम, सफारी, ये सब जो सर्च इंजन है ना, उसी तरह का पहला सर्च इंजन का नाम क्या था? आर्ची। और इसके खोजकर्ता कौन थे? एलन एमटेज। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अंकगणित के प्रथम अन्वेषक कौन थे? तो इनका नाम था क्लाउड सैनन। क्या नाम था? क्लाउड सैनन। परम युवा भारत द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। परम युवा 2 एक्चुअली ये भारत का विकसित किया हुआ एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? समरेंद्र कुमार मित्र। किसने? समरेंद्र कुमार मित्र जी ने भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर को डिजाइन किया था। सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? सिमोर क्रे को हम सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। सिमोर क्रे। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग वर्ष कब अस्तित्व में आई थी? तो ये 1995 में आया था। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग जो है भाषा, ये अस्तित्व में 1995 में आया था। हम लोग आगे सिस्टम सॉफ्टवेयर चैप्टर की ओर बढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया। अभी जितने लोगों ने वीडियो पहले चैप्टर तक देख लिया वो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को काफ़ी इससे मदद मिल सके। और ये सिंगल शॉट में आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। 2 से 3 घंटे का ये वीडियो होने वाला है। काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे चल के आपको। और किसी भी एग्जाम में बैठेंगे एक क्वेश्चन तो मतलब आना ही है। और रेलवे के एग्जाम में बैठ जाइएगा जो TCS ले रहा है, 2 से 3 मतलब क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे। तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये। ज़रूरी क्या है? मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, फॉर्मेट MS-DOS का बाहरी कमांड होता है। फॉर्मेट क्या है? MS-DOS का एक बाहरी कमांड होता है। यूनिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए उपयुक्त है? तो मल्टी यूज़र के लिए यूनिक्स कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे हैं। लिनक्स है, यूनिक्स है, अभी विंडोज चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट XP चल रहा था, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स जो है मल्टी यूज़र के लिए उपयुक्त होता था। ओपेरा, MS Excel ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा, MS Excel ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये सब मतलब वर्किंग वाले मतलब सॉफ्टवेयर कह सकते हैं जिसमें आप जाकर वर्क करते हैं। ठीक है, MS Excel में आप एक्सेल सीट बनाते हैं, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कह सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिससे आप कंप्यूटर के साथ जुड़ सकते हो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडोज़ और उबंटू ये क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। विंडोज़ हो गया, उबंटू हो गया, फिर आपका XP हो जाता है। विंडोज़ के 1, 2, 3, 4, 9 जो भी चल रहा है अभी, साथ साथ यो होता था, यूनिक्स होता था, लिनक्स होता था। ये सब को आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम में 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। समझ लीजिए, विंडोज़ 7 जो है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा जिसको बनाया गया है, इसमें भारतीय कितनी भाषाओं का फ़ॉन्ट है? 49 भाषाओं का फ़ॉन्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का क्या अर्थ है? एक प्रकार का शेड्यूलिंग है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है? एक प्रकार का शेड्यूलिंग है। इनमें से कौन सा बेमेल है? मतलब कौन सा पूरे ग्रुप में नहीं मिलता? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिनक्स, विंडोज़ 98, C++, विंडोज़ 7। देखिए C++ जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो C++ अलग हो जाएगा। कंपाइलर्स क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या करता है? कंपाइलर इसका एक्चुअली काम होता है इंटरप्रेट करना। ठीक है, मतलब चेंज करना, आगे बता देंगे। अभी क्वेश्चन आया कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आएगा तब एक साथ हम बता देंगे। विंडोज़ में आइकन जैसे ऐड, रिमूव प्रोग्राम, ऐड न्यू हार्डवेयर, मोडेम आदि कहाँ होते हैं? तो ये सब कंट्रोल पैनल में होते हैं। कहाँ होते हैं? कंट्रोल पैनल में होते हैं। देखिए, इसके पहले हमने विश्व इतिहास का कंप्लीट वीडियो आपको करा रखा है। ये जानते हैं पेपर कहाँ से है? तो ये 300 पहले जो पेपर हुए हैं जिसको TCS ने कंडक्ट कराया है, उनमें से सारे प्रश्नों को ला करके रखा गया है। तो इसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है ब्लैक बुक का चैनल में, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आपको बाकी की सारी वीडियोज़ उसमें मिल जाएंगी और आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉस क्या है? डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जॉब शेड्यूलर पूल से प्रक्रियाओं का चयन करता है और इसे निष्पादित के लिए मेमोरी में लोड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS-DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उपनिर्देशिका यानी कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग MKDIR का उपयोग करते हैं, यानी कि सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MS-DOS में MKDIR का उपयोग हम लोग करते हैं। निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। इनमें से मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग ऐसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बाकी सारा कुछ होता है। बढ़ते हम लोग आगे। IBM DOS क्या है? तो IBM DOS जो है ये एक तरह का सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज NT की क्या विशेषता है? मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। विंडोज NT क्या करता है? मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। देखिए इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको उबंटू, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट सेटिंग में टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट सेटिंग, मतलब आपने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, जैसा आप सॉफ्टवेयर अपलोड किया है वैसा ही है, तो स्क्रीन के नीचे होता है। बाकी कई लोग अब आजकल विंडोज़ 10 जब चला रहे हैं तो वो लोग लेफ्ट कॉर्नर या राइट कॉर्नर में रख ले रहे हैं, तो अलग बात है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में कहा गया, तो स्क्रीन के नीचे होता है। रिसाइकल बिन, इसमें छोड़ी गई फाइल जो होती है मैनुअल रूप से खाली होने पर अस्थायी रूप से हटा दी जाती है। ठीक है। लिनक्स एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लिनक्स एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। टीच टेक्स्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्स्ट एडिटर है? तो ये मैकिन्टोश का एक टेक्स्ट एडिटर टूल होता है, टीच टेक्स्ट। क्या नाम है इसका? टीच टेक्स्ट, याद रखिएगा। कंप्यूटर में सभी हटाई गई यानी कि डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती हैं? देखिए कंप्यूटर से जो भी फाइलें हम डिलीट करते हैं सबसे पहले वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। फिर रिसाइकल बिन का एक टाइम पीरियड होता है कि 30 दिन या 28 दिन के बाद वो ऑटो पूरा खाली हो जाएगा, या फिर आपको मन है कि आप सिस्टम को पूरा खाली रखें तो आप उस टाइम भी जाकर उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। नोटपैड किस ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट एडिटर है? नोटपैड जो है दोस्तों ये विंडोज़ के लिए टेक्स्ट एडिटर का काम करता है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो AIX जो है ये IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लिनक्स, यूनिक्स, इंटेल, विंडोज़, इन सब में से आपको बताना है। तो इसमें इंटेल जो है ये एक कंपनी है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। फिनलैंड के एक छात्र द्वारा प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था लिनुस टरवाल्ड्स ने। किसने विकसित किया था? लिनुस टरवाल्ड्स ने। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए यहाँ पे नॉर्टन है, मैक्सपी है, अवस्ट है, लेकिन लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है? तो उबंटू को होता है बोलते हैं ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। रजिस्ट्री ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा कॉन्फ़िगरेशन जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटाबेस के रूप में जाना जाता है। किसको? रजिस्ट्री को। पेज फॉल्ट कब होता है? एक प्रोग्राम उस पेज तक पहुंचता है जो वर्तमान में मुख्य मेमोरी में नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग कि ये पेज फॉल्ट हो गया। BIOS इसको बायोस बोलते हैं। ये क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को हम लोग बायोस कहते हैं। थ्रेड का कैंसिलेशन तभी होता है जब वह कैंसिलेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है। IT शब्दावली में कर्नेल में विफलता को क्रैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रैश कहते हैं। लगातार चलने वाले सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डेमन्स के रूप में जाना जाता है। लगातार चलने वाले सिस्टम प्रोग्राम प्रक्रियाओं को डेमन्स के रूप में जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करने वाले सिग्नल क्या कहलाते हैं? ये कुछ गतिविधि हुई है, इसको हम लोग हैंडलर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैंडलर कहते हैं। ऑर्गेनाइजर एक डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। ऑर्गेनाइजर क्या है? एक तरह से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण होता है। PSW का मतलब क्या है? प्रोग्राम स्टेट्स वर्ड। प्रोग्राम स्टेट्स वर्ड होता है PSW का मतलब। CPU अनुसूचक को टर्म्स मतलब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के रूप में भी जाना जाता है। CPU अनुसूचक क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। बायोस क्या है? एक नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर मदरबोर्ड पर एक छोटी मेमोरी चिप पर संग्रहित सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग बेसिक इनपुट आउटपुट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमें क्या होता है? तो फॉन्ट कलर हमें चयनित टेक्स्ट या रंग बदलने की अनुमति देता है। MS वर्ड में कंट्रोल कुंजी का उपयोग करके नई शब्दों, पंक्तियों या पैराग्राफ का चयन किया जा सकता है। वर्ड प्रोसेसिंग में किसी दस्तावेज के भीतर लेक्सी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कट और पेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है?
कट और पेस्ट कहलाता है। पंक्ति के आरंभ और अंत के संरेखन को जस्टिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन कहते हैं। यदि अब तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते, नए हैं तो, पुराने हैं तो फिर तो आप इस चैनल को बहुत दिनों से जानते होंगे। बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत अलाइनमेंट का उपयोग राइट, लेफ्ट और सेंटर पर पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए किया जाता है। देखिए, जब भी पैराग्राफ को अलाइन करना होता है, अलाइन करना मतलब जैसे अभी देखिए आप, ऐसे हम इस पेज को ऐसे हिला रहे हैं इस तरह से, तो देखिए ये अलाइनमेंट नहीं है, तो इसको हम सीधा जब रख दिए, इसी चीज़ को कहते हैं अलाइनमेंट करना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब कोई पैराग्राफ हम लिख रहे होते हैं तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के तहत अलाइनमेंट का उपयोग करके लेफ्ट और सेंटर पैराग्राफ को अलाइन किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट, ये छोटे डॉट्स या स्क्वायर या डैश या ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें अक्सर टेक्स्ट के पहले देखा है। जैसे कोई टेक्स्ट आएगा तो सामने ऐसे मार्क लगा दिया जाता है या फिर ऐसा एक मार्क्स लगा दिया जाता है, तो सबको हम लोग बुलेट मार्क्स कहते हैं। ये कहाँ पे उपयोग होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले फाइल को बनाने में यूज़ किया था ये सबका। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, साइज, फॉन्ट कलर आदि ये सब करेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प हैं। किसके विकल्प हैं? करेक्टर फॉर्मेटिंग के विकल्प होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिक्रीज इंडेंट हमें चयनित पैराग्राफ की बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिक्रीज इंडेंट जो है हमें चयनित पैराग्राफ को बाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत इफेक्ट्स का उपयोग सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? इफेक्ट्स का उपयोग करते हैं। किसके लिए? सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में अगली पंक्ति में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो इंटर की का उपयोग करते हैं। सिंपल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को फाइल मेन्यू के तहत क्लिक किया जाता है। किसके तहत क्लिक करते हैं? फाइल मेन्यू के तहत क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत हम लोग फॉन्ट हमारे कैरेक्टर के दिखावट को तय करता है। फॉन्ट क्या करता है? जो भी कैरेक्टर हम लिखे हैं तो वो किस तरह का दिखेगा। जैसे ये जो आपको कैरेक्टर दिख रहा है ना, स्कोर मोर बाय प्रिंस दुबे ऑन यूट्यूब, ये क्या है? ये टाइम्स नाउ का फॉन्ट है। ठीक है, तो मतलब अलग अलग फॉन्ट्स का अलग अलग नाम होता है। तो टाइम्स नाउ करके कैरेक्टर है, तो उसी का ये फॉन्ट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट स्टाइल कैरेक्टर को बोल्ड, इटैलिक या दोनों बनाकर अलग अलग करता है। सॉरी, ये टाइम्स नाउ का नहीं है, ये इफेक्ट का है। ठीक है, इफेक्ट करके एक आता है करेक्ट, मतलब फॉन्ट, उसी को हमने चूज किया था इसमें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप को बदलने के लिए पेज सेटअप को फाइल मेन्यू के तहत क्लिक किया जाता है। किसके तहत? फाइल मेन्यू के तहत क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट हमारे कैरेक्टर के दिखावट को तय करता है। कैरेक्टर दिखावट को कौन तय करता है? फॉन्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत फॉन्ट स्टाइल कैरेक्टर को बोल्ड, इटैलिक या दोनों बनाकर अलग करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग का अर्थ है कि हमारा टेक्स्ट कैसा दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार आकार के लिए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि टूल को प्रदान करता है। आगे हमारे सामने क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज सेटअप ये गटर स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ छोड़ी गई जगह को कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंक्रीज इंडेंट हमें चयनित पैराग्राफ की दाईं ओर ले जाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट लाइन को हैंगिंग इंडेंटेशन के विशेष प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड के बारे में क्या सत्य है? तो एमएस वर्ड जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन स्पेसिंग का उपयोग पैराग्राफ की पंक्तियों के बीच में दूरी निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, एडिट, व्यू आदि मेन्यू बार पर कहाँ पर, मतलब मेन्यू बार पर दिए गए होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू इत्यादि जो होते हैं ये मेन्यू बार में दिए होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट, व्यू लाइन स्पेसिंग और फॉन्ट, पॉइंट साइज, इटैलिक जैसे फॉर्मेटिंग को प्रदर्शित करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नॉर्मल लेआउट जो होता है यह बताता है कि प्रिंट होने पर दस्तावेज कैसा दिखेगा। आउटलाइन लेआउट में हेडिंग्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसके नीचे टेक्स्ट को हाइड करने हेतु प्रदर्शित किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मूल रूप से दो प्रकार के फॉर्मेटिंग में होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत साइज कैरेक्टर के आकार को बढ़ाता या घटाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टैंडर्ड टूल बार जो है उसमें सामान्य कार्यों के लिए टूल होते हैं, जैसे सेविंग, प्रिंटिंग, कटिंग, कॉपी, पेस्टिंग इत्यादि के लिए स्टैंडर्ड टूल बार में जगह होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार ये करंट डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखें तो टैब स्टॉप एक ऐसी स्थिति है जिससे हम एक पेज पर टेक्स्ट अलाइनमेंट और संरेखित करने के लिए सेट करते हैं। कॉलम या पंक्तियों को हटाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल मेन्यू से डिलीट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल जो होता है ये जटिल सूचनाएं जो होती हैं उनको लंबवत कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में सेल्स के रूप में प्रस्तुत करने का एक साफ तरीका प्रदान करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये जो टैब सेटिंग हमें टेक्स्ट को किसी बिंदु पर संरेखित करने या टेबुलर लेआउट बनाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के तहत अंडरलाइन का उपयोग किसी विशेष टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यूज बटन्स नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन और रीडिंग व्यू के बीच स्विच करने के लिए विकल्प को प्रदान करता है। कौन करता है? व्यूज बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेब लेआउट्स हमें हमारे दस्तावेज को देखने में मदद बनाता है, जिस प्रकार वेब ब्राउजर में दिखाई देगा, जैसा इंटरनेट एक्सप्लोरर। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द का क्या अर्थ होता है? देखिए, गटर शब्द का अर्थ होता है स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए एक तरफ बाईं ओर छोड़ी गई जगह। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो चार्ट होता है एक वर्कशीट में डेटा को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उत्कृष्ट उपकरण है जो डेटा का विश्लेषण और तुलना करने में सहायता करता है। किस क्षेत्र में एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो सांख्यिकी क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का होना जरूरी होता है। स्प्रेडशीट में बॉक्स को क्या कहते हैं? बॉक्स को सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ये क्या करता है? तो काउंट फंक्शन का उपयोग उन सेल्स की संख्या को गणना करने के लिए किया जाता है जिसमें लिस्ट के आर्गुमेंट्स में संख्याएं होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंटिफ इस फंक्शन का उपयोग उस सूची के अंदर सेल्स की संख्या गणना करने के लिए आता है जो दिए गए मानदंडों को पूरा करते हैं। एक्सेल में कंट्रोल प्लस डाउन एरो स्प्रेडशीट पर अंतिम कॉलम के सेल के मूवमेंट की ओर ले जाती है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही कंट्रोल प्लस राइट की का जो एरो होता है उसको दबाने से आप स्प्रेडशीट पर अंतिम पंक्ति के सेल के मूवमेंट की ओर जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्स फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में पास की गई सभी वैल्यू के बीच सबसे बड़े मान को दिखा रहा होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मिनिमम जो होता है सबसे छोटे वैल्यू को दिखा रहा होता है, और एक्सेल में एक्सेल जो होता है ये MS ऑफिस का एक अभिन्न अंग होता है। MS ऑफिस का एक तरह से पूरा स्विट है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है। MS एक्सेल में डाउन एरो कुंजी दबाने से स्प्रेडशीट पर आप एक सेल नीचे की ओर मूवमेंट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेफ्ट एरो कुंजी दबाने पर स्प्रेडशीट में एक सेल बाईं ओर आपका सेल का मूवमेंट होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट जो वर्कबुक होता है उसको स्प्रेडशीट के रूप में भी जाना जाता है। पाइवट टेबल किस सॉफ्टवेयर की विशेषता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विशेषता होती है पाइवट टेबल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में फॉर्मूला से पहले किस प्रतीक का उपयोग किया जाना ही चाहिए? तो ये इक्वल टू का उपयोग किया जाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए साध्य है? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है ये प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए सबसे उपयुक्त डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट के संदर्भ में PPT प्रोटोकॉल नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक आउटलुक है। क्या है? आउटलुक। पिक्चरों का संग्रह जिसे दस्तावेजों में डाला जा सकता है उसे क्लिप आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट कहते हैं। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में लाइन या टेक्स्ट के सेंटर अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल E जो है ये शॉर्टकट कुंजी होता है। किसके लिए? तो सेंट्रल अलाइनमेंट के लिए MS ऑफिस में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी प्रिंट
प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है। तो कंट्रोल प्लस F2 आप दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू दिखता है। ओपनिंग हेल्प के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1 का प्रयोग करते हैं ओपनिंग हेल्प के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 में डिजाइन टैब को खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए Alt+G का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम में जो एक सिस्टम की कार्य क्षमता को दूसरे सिस्टम पर प्रतिलिपि कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसे एक्यूमुलेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर्स कहते हैं। एक तकनीक जो एनिमेशन बनाने के लिए एक इमेज दूसरे इमेज में बदली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे मॉर्फिंग कहते हैं। ग्रुप वेयर एक क्या है? ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर है। कैड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये कैड का फुल फॉर्म होता है। इमेज ऑर्गेनाइजर, इसका उपयोग करके कोई भी आकार बदला जा सकता है। डिजिटल इमेज को टैग कर सकते हैं। चित्रों को ड्रैग एंड ड्रॉप द्वारा एल्बम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एक्सटर्नल उपयोग के लिए चित्रों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेल या प्रिंट कर सकते हैं। ये सब किसके माध्यम से होता है? इमेज ऑर्गेनाइजर के माध्यम से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और इसे कोई भी एडिट या कस्टमाइज कर सकता है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर एक तरह का ऑडियो टूल होता है। अब हम लोग हार्डवेयर की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा कंप्यूटर का चौथा चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस हों वो सबसे पहले आपको मिल सके, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस फटाफट मिलते रहें। और मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। बढ़ते हैं आगे हम लोग। CPU ये क्या है? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट से मिलकर बना होता है। CPU में इतने सारे चीज़ें होती हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU कह सकते हैं, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट, ये सब कुछ होता है किसके अंदर? CPU के अंदर। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? ये CPU कहते हैं। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल एक बड़े CPU के उपयोग के साथ में छोटा सा डेटा प्रोसेसिंग के कार्यों को प्रोसेस कर सकता है। कौन सा? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल। CPU का वह भाग जो प्रोग्राम निर्देशों के निष्पादन की निगरानी, व्याख्या और चयन करता है उसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट कहते हैं। कहाँ पर कंप्यूटर डेटा को जोड़ता, तुलना और फेरबदल करता है? तो CPU चिप में ये सब कुछ होता है। यहाँ पे CPU चिप के अंदर। सबसे सरल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन सा है? FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ये सबसे सरल होता है। रजिस्टर में नया डेटा लिखने का कार्य तभी संभव होता है जब रजिस्टर एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो, अन्यथा नहीं हो पाएगा। रजिस्टर में संग्रहित डेटा पर कौन सा ऑपरेशन निष्पादित किया जाता है? तो यहाँ पे माइक्रो ऑपरेशन को निष्पादित करते हैं। आपको मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे और भी वीडियोस कर रखे हैं, जिसमें मैंने एक वीडियो करवाया था जो बहुत सारे अलग अलग तरह के उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, जिनके बारे में आपने कभी किसी बुक में पढ़ा ही नहीं है, लेकिन SSC ने पूछ कर रखा है। तो ये ब्लैक बुक में उसको एक जगह संग्रहित किया गया था, तो उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा कंप्लीट का भूगोल का टॉप 100 का वीडियो बनाया था, जिसमें भूगोल का पूरा निचोड़ है। मतलब आप यदि किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो कम से कम निचोड़ वाला वीडियो तो जरूर देखे जाना दोस्तों, क्योंकि उससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे बस एक वीडियो से। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा निचोड़ वाला वीडियो। बाकी तो आपको देखे जाना ही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में विशेष उद्देश्य का स्टोरेज लोकेशन ये रजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है। कंप्यूटर के लिए IC चिप्स सामान्यतः सिलिकॉन से बने होते हैं। किससे? जो भी IC चिप्स होते हैं यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर में CPU का घटक क्या है? तो CPU में मैंने बताया था कि कंट्रोल यूनिट होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है, रजिस्टर होता है। एक IC का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो इसकी अत्यधिक उच्च विश्वसनीयता जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ होता है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन में सबसे संबंधित क्षेत्रों का संग्रह कौन सा है? तो रजिस्टर को कहते हैं। डेटा ऑर्गेनाइजेशन संबंधित क्षेत्रों का संग्रह यहाँ पे होता है। कंप्यूटर के सभी अंकगणितीय और लॉजिकल ऑपरेशन ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU कहा जाता है। गणितीय और तार्किक इकाई ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन की तुलना करने का काम करता है। कंप्यूटर के ALU द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन ये दोनों कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ALU के द्वारा किए जाते हैं। कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी के रूप में किसको जानते हैं? तो रैम को जानते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न हमारे सामने, कंप्यूटर में अन्य प्रकार के स्टोरेज की तुलना में रैम रीड करने और राइट करने में सबसे तेज होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा रैम क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा आपका फ़ोन या फिर कंप्यूटर जो है वो तेज़ काम करता है।
कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए? तो डायनेमिक रैम जो होता है वो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होना चाहिए। कंप्यूटर में रैम का उपयोग शॉर्ट मेमोरी के रूप में किया जाता है क्योंकि यह वोलेटाइल होता है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल, जबकि रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब एक बार आपने कोई प्रोसेस करके फ़ोन में काम कर रहे हैं तब तक वो प्रोसेस चल रहा है। जैसे आप फ़ोन बंद कर देंगे फिर से ओपन करेंगे तो फ़ोन मतलब जो फाइल पहले खोल करते वो खुला नहीं रहेगा, सब बंद हो चुका होगा। यही होता है वोलेटाइल का मतलब। रैम क्या है? एक तरह का एक्सटर्नल स्टोरेज उपकरण नहीं है, ये इंटरनल होता है। रैम कहाँ होता है? इंटरनल होता है। किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है? तो रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी। रोम में संग्रहित प्रोग्राम जो है इनको फर्मवेयर कहते हैं। रोम में संग्रहित प्रोग्राम क्या कहते हैं? फर्मवेयर। रीड ऑनली मेमोरी यानी रोम, ये इसका सबसे सरल और उन्नत रूप क्या है? ईईप्रोम, यानी कि इरेजेबल ये प्रोग्रामिंग होता है इसमें, तो इसको कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। रोम का यह सबसे उन्नत रूप है ईईप्रोम। प्रोम प्रोग्राम किए जाने के बाद हम केवल सूचना को पढ़ सकते हैं। इनमें से कौन सा बेमेल है? तो ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी, हार्ड डिस्क। तो रोम जो है ये एक तरह का आपका वोलेटाइल मतलब नॉन वोलेटाइल होता है और बाकी सब ये एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं तो ये अलग हो ही जाता है रोम। MMX तकनीक की शुरुआत किसने की थी? इंटेल ने की थी। किसने की थी? इंटेल ने। प्रोसेसर चिप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। कैसे मापी जाती है? मेगा हर्ट्ज में। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति MIPS में मापी जाती है। प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के समय को टर्न अराउंड टाइम यानी कि परिवर्तन काल कहते हैं। प्रतिवर्तन काल एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम। किसको? प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच के टाइम को। AMD कंप्यूटर के किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है? तो ये AMD होता है ये प्रोसेसर से जुड़ा हुआ होता है। इंटेल कोर i7 क्या है? तो इंटेल कोर i7 एक तरह का प्रोसेसर होता है। एक मदरबोर्ड कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, यानी कि इसको PCB कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। किसको? मदरबोर्ड को। एक डिजिटाइजर जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चित्रों, मानचित्रों और ड्राइंग यानी कि एनालॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका डिजिटाइजर का उपयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से माउस के माध्यम से किसी एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या करना होता है? तो किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमको डबल क्लिक करना होता है। OMR का प्रयोग आमतौर पर बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच के लिए किया जाता है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। लैपटॉप के मानक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में सामान्यतः कितनी कुंजियाँ होती हैं? तो 100 से 104 कुंजियाँ होती है। अब डिपेंड करता है कि आपने लैपटॉप कौन सा लिया है। तो मानक अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में कितना होता है? 100 से 104 कुंजी होती मतलब कुंजी होती है, बटन होते हैं। एक सामान्य PC कीबोर्ड पर कितने फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी तरह मतलब जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं PC कीबोर्ड उसमें 12 फंक्शन कीज़ होते हैं। F1 F2 जो होता है F12 तक होता है। माउस कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा नहीं होता है। माउस तो एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिससे हम लोग गेम खेलने में उपयोग करते हैं। आगे है क्वेश्चन हमारे सामने। जॉयस्टिक क्या है? एक तरह का लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में ले जा सकता है। इससे हम लोग गेम खेलने का यूज़ करते हैं जॉयस्टिक को। कई बार आपको कार और इस वाला गेम खेलते हैं तो उसमें जॉयस्टिक का यूज होता है। इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है वेबकैम। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है? तो वेबकैम जो है वो इस ऑप्शन में होगा, उस हिसाब से इनपुट डिवाइस है। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे आपका कीबोर्ड भी इनपुट है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, ये सब इनपुट ही डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर और प्रिंटर एक साथ हो तो उनको हम इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस एक साथ कहेंगे। ट्रैक बॉल ये एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हिलते हुए डेटा को दर्ज करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? ट्रैक बॉल का। आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग क्षेत्र और एक विशेष पेन का बना होता है जिससे जो इसके साथ काम करता है। ये एक्चुअली जैसे हम अभी इस पर पढ़ा रहे हैं आपको ऐसे रिकॉर्ड करके, तो हम इसे जब लिख रहे हैं तो हम कहाँ पे लिख रहे हैं? एक ग्राफिक्स टैबलेट होता है जिस पे हम ऐसे लिखते हैं और वहाँ आपको स्क्रीन पे दिखते रहता है कि लिखा जा रहा है। कई बार लोग उसका उपयोग करके आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे उनका फ़ोटो चलता रहता है और स्क्रीन पे पढ़ाते रहते हैं, तो फिर ग्राफिक्स टैबलेट के माध्यम से ही कर पाते हैं। काफ़ी मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ये काफ़ी सस्ता ही होता है और उसको उपयोग करके पढ़ाया जा सकता है। मतलब कई लोग उसको पेंटिंग करने के लिए भी खास करके यूज़ करते हैं।
लाइट पेन क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर वस्तुओं को चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। ठीक है, लाइट पेन। डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर कैसा है? एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, मतलब उस पर खट खट की आवाज़ आती है जब वो प्रिंट करता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो लेजर प्रिंटर की तुलना में कम महंगा होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो लेजर प्रिंटर की तुलना में कम महंगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर में प्रयोग की जाने वाली तकनीक माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक जो प्रिंटर है उनमें जो तकनीक उपयोग की जाती है उसको माइक्रो इनकैप्सुलेशन कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा उपकरण कीबोर्ड के विपरीत रूप से कार्य करता है? तो कीबोर्ड के विपरीत रूप से कार्य कौन करता है? तो कीबोर्ड क्या है? एक तरह का इनपुट है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो प्रिंटर वहाँ पर दिया होगा, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसलिए इसके उल्टा काम कर रही है। एक समांतर पोर्ट का उपयोग अक्सर प्रिंटर द्वारा किया जाता है। पैरेलल पोर्ट जो कहते हैं उसका उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। हार्ड कॉपी प्रिंटर से प्राप्त। देखिए कंप्यूटर में ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अभी, ये पीडीएफ या फिर जो हमने आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दिया है, वो पीडीएफ क्या है? उसको आप सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, लेकिन उसे आप प्रिंट करके निकाल लेंगे तो आप कहेंगे हमें हार्ड कॉपी मिल गया। स्कैनर क्या है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है? कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। सीआरटी में जिस दर पर स्कैनिंग दोहराई जाती है उसे रिफ्रेश दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं। 14 टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर 14 आयाम का क्या अर्थ है? स्क्रीन का भी देखिए 14 इंच यहाँ पे एक्चुअली लिखना चाहिए, इसको 14 इंच ऐसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो 14 इंच टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपको जिस स्क्रीन पर, जैसे आप फ़ोन पे देख रहे होंगे, तो फ़ोन पे हम जब इसी तरह से टैबलेट पे देखेंगे तो हम कहेंगे कि इसका स्क्रीन कितने इंच का है, तो आप कैसे नापेंगे? इसको डायगोनली आप नापेंगे। कैसे नापेंगे? इसे डायगोनली आप कर देंगे तो इसको आप कहेंगे कि इतना इंच का हमारा पूरा स्क्रीन है, इसे डायगोनली। ठीक है, चाहे आप इस कॉर्नर से ले जाइए चाहे इस कॉर्नर से ले जाइए, इसी को हम क्या कहते हैं कि इतना इंच का हमारा स्क्रीन है। कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? तो मॉनिटर का उपयोग तो डेटा को दिखाने के लिए किया जाता है, और बाकी कीबोर्ड माउस का उपयोग कंप्यूटर में डेटा को दर्ज करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से आउटपुट डिवाइस देखना है। स्कैनर क्या है? इनपुट, उसके अंदर आप लेते हैं स्कैन करके कोई चीज़। स्पीकर ये आउटपुट देता है। प्लॉटर ये भी आउटपुट है। प्लॉटर जो आप लोग बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर देखते हैं ना, नेताजी जिंदाबाद वाला, वो सब पोस्टर कहाँ से निकलते हैं? प्लॉटर से निकल के आता है। तो 2 और 3 ये दोनों आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर और प्लॉटर। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? देखिए प्लॉटर के बारे में अभी मैंने बताया था कि इससे आपका जो वो बड़ा सा बैनर प्रिंट होकर आता है, तो मतलब बाहर निकला तो वो तो क्या हुआ? आउटपुट डिवाइस हो गया। लेकिन MICR से हम लोग रीड करते हैं, OCR से रीड करते हैं। बारकोड रीडर जो आप लोग मॉल वगैरह में देखते होंगे, फट से किसी सामान को इसे रीड करके दे देता है, तो इसको बारकोड रीडर कहते हैं। तो ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लॉटर क्या है? एक सॉफ्ट कॉपी उपकरण नहीं है। प्लॉटर से हम लोग हार्ड कॉपी निकालते हैं। क्लियर? क्योंकि कोई भी बैनर पोस्टर निकाल रहे हैं मतलब वो हार्ड कॉपी निकाल रहे हैं। वह स्थान जिसके माध्यम से डेटा कंप्यूटर में प्रेस कर सकता है या बाहर निकल सकता है क्या कहलाता है? उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो मिनी फाइल में निर्देशों से ध्वनि उत्पन्न करता है एक सिंथेसाइजर कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? सिंथेसाइजर कहते हैं। किसको? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो मिनी फाइल में निर्देशों से ध्वनि उत्पन्न करता है, तो सिंथेसाइजर कहते हैं। MIDI एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों की सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन की गई एक प्रणाली है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे पहुंचते हैं जिसका नाम होता है डेटा और संग्रहण। ठीक है, डेटा एंड उसका कलेक्शन जो है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट। देखिए इससे क्वेश्चन तो पक्का पूछता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के। एक किलो बाइट यानी कि इसको KB कहते हैं, वो कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 KB जो है 10 से 24 बाइट के बराबर होता है। किसी शब्द की लंबाई मापने की इकाई क्या है? तो बीट में मापते हैं किसी शब्द की लंबाई। ठीक है, किसमें? कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर शब्दावली में निबल किसको कहते हैं? तो हाफ बाइट को निबल कहते हैं, मतलब एक निबल में 4 बीट होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक निबल में कितना बीट होता है? 4 बीट होता है। 10 से 24 बाइट जो है वो 1 KB के बराबर है। 10 से 24 बाइट किसके बराबर है? 1 KB के। अच्छा, डेटा को क्रमानुसार सजाना है। सबसे छोटा कौन है, उसके बाद क्या क्या किसे कैसे आता है?
देखिए बीट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस, ये एक अनुसार सजाया गया है। ठीक है, सबसे पहले बीट रहेगा, फिर उससे बाइट बनेगा, बाइट से फील्ड बनेगा, फील्ड से रिकॉर्ड एक बनेगा, रिकॉर्ड से उसको फाइल में रखेंगे और पूरा फाइल को डेटाबेस कह लेंगे। तो ये एक तरह से आपका एक अनुक्रम बन गया। GB, TB, MB, KB में मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो TB जो है ये मेमोरी का सबसे बड़ा माप होता है, जिसको टेराबाइट कहते हैं। ठीक है, बढ़ेगा हम लोग आगे। एक पेटाबाइट जिसको PB कहते हैं, इसमें 10 से 24 क्या होता है? तो 10 से 24 टेराबाइट इक्वल टू एक पेटाबाइट कहलाता है। कंप्यूटर डेटा स्टोरेज में मेमोरी साइज के संदर्भ में एक गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? मतलब 1 GB जो है ये 1024 MB के बराबर होता है। जो आपका फ़ोन है अभी वो GB में है ना, 128 GB, 56 मतलब 64 GB से करके होगा, तो वही 1 GB में 1024 MB होते हैं। एक TB में लगभग कितना डेटा या स्पेस जो होता है वो खिरता है? तो एक TB जो है ये 1000 GB के बराबर होता है। मतलब कह लीजिए 1024 GB बराबर एक TB होता है। डेटा या स्पेस साइज के अनुसार सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी श्रृंखला को किस श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है? तो जो ऑप्शन था उसके अकॉर्डिंग यदि चले तो देखो, सबसे बड़ा हो जाएगा आपका TB, उससे छोटा GB, उससे छोटा MB और उससे छोटा KB। इस तरह से आप इसको सजा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। बिट एक कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। बिट क्या होती है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक छोटा पोर्टेबल मतलब फ्लैश ड्राइव जो है, एक छोटा सा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग होता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में ये कार्य करता है। बढ़ेंगे हम लोग आगे। एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जिसको CD डिस्क आप लोग बोलते हैं, डेटा स्टोरेज सिस्टम का प्रकार है। ये किस तरह का है? तो ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क होता है ये, जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका स्टोरेज क्षमता ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी 400-500 MB होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में वर्म जो है उसको राइट वंस रीड मेमोरी कहते हैं। ठीक है, W फॉर राइट, O फॉर ऑन्स मतलब एक बार, R मतलब रीड और M मतलब मैनी, मतलब एक बार राइट कीजिए और रीड कीजिए कई बार, ये वर्म का फुल फॉर्म होता है। एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है जिसके तहत एक व्यक्तिगत कंप्यूटर में CD-ROM ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है? उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए आपको लेज़र बीम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? लेज़र बीम की आवश्यकता होती है CD-ROM को पढ़ने के लिए। DVD का आकार कैसा होता है? DVD का आकार डुअल होता है, CD की तरह ही। एक स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा होता है? तो एक किसी स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है जो सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है? 3.5 इंच होता है। फ्लॉपी डिस्क का आकार कितना होता है? 3.5 इंच। फ्लॉपी का उपयोग कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी एक क्षेत्र जहां बार बार एक्सेस के लिए डेटा को तेजी से एक्सप्रेस के लिए स्टोर किया जा सकता है, कैश कहलाता है। कई बार कई लोग उसको कैश मेमोरी कहते हैं, तो कैश कहलाता है। क्या होता है इसमें? तो जैसे आप मान लीजिए आप फ़ोन चला रहे हैं, उसने आपने अभी फ़ोटो खोल दिया, फिर तुरंत से जाके व्हाट्सअप खोल दिए, फिर तुरंत फेसबुक खोल लिए, फिर आपको मन किया कि ना जो फ़ोटो देखे तो वही देखेंगे। तो पहली बार आपने क्या किया था? फाइल में जाके फ़ोटो को निकाले थे। अगली बार जैसे ही अभी गैलरी खोलिएगा तो सामने आपका फ़ोटो आ जाएगा कि आप वहीं से वापस निकल गए थे। तो ये मेमोरी आखिर कहाँ से वहाँ रही? तो यही होता है कैश मेमोरी। ठीक है, ये भर जाने से फ़ोन करके स्लो चलने लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैश मेमोरी एक बहुत ही उच्च गति वाली सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति प्रदान करती है। ठीक है, कैश मेमोरी जो है CPU और RAM के बीच में मदद का कार्य करता है। कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत पर काम करता है। IT में कैश से किसी शब्द को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को राइट बैक कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट बैक कहते हैं। डिस्क पर स्टोरेज के लिए डेटा फाइल के आकार को कम करने की प्रोसेसिंग को कंप्रेशन कहते हैं। यानी कभी फाइल छोटा होता है, उसे मतलब बड़ा होता है, उसे छोटा करना है तो उसको कंप्रेस किया जाता है। तो इस कंप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉरी, मतलब फाइल को छोटा करने को कंप्रेशन कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएटिव मेमोरी को कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी नाम दिया जाता है। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एसोसिएटिव मेमोरी जो होती है इसको कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहा जाता है। फिजिकल मेमोरी को निश्चित आकार के ब्लॉकों में तोड़ना फ्रेम्स कहलाता है।
फिजिकल मेमोरी जो है इसको निश्चित आकार के ब्लॉक में तोड़ना क्या कहलाता है? फ्रेम्स कहलाता है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। गार्बेज कलेक्शन में पूरे फाइल सिस्टम को ट्रेस करना शामिल है, जो हर उस चीज़ को चिन्हित करता है जिसे एक्सेस किया जा सकता है। क्या करता है? गार्बेज कलेक्शन में पूरे सिस्टम को ट्रेस करना शामिल होता है, जो हर उस चीज़ को चिन्हित करता है जिसे एक्सेस किया जा सकता है। एक से अधिक कंप्यूटिंग कार्यों को प्रदान करने के लिए मेमोरी में स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करना और आवंटन करना, ये मेमोरी प्रबंधन मतलब डेटा मैनेजमेंट कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। डायरेक्ट एक्सेस फाइल को रैंडम एक्सेस फाइल के रूप में जाना जाता है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल को इसमें जानते हैं, रैंडम एक्सेस फाइल के रूप में जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो मुख्य फाइल सिस्टम कौन से हैं? तो FAT32 और NTFS। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में दो प्रमुख फाइल सिस्टम है। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में किस सर्किट का उपयोग करते हैं? तो फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में इसका उपयोग करते हैं, फ्लिप फ्लॉप का उपयोग करते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली यूनिट क्या है? तो बिट्स प्रति सेकंड का हम लोग उपयोग करते हैं। किसके लिए? डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे। डेटा लॉजिक के इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के एक पहलू को क्या कहते हैं? बफरिंग कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं हम इसको? बफरिंग कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क पर लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बर्निंग कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर जब हम लोग लिख रहे होते हैं इसको क्या कहते हैं? बर्निंग कहते हैं। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का उपयोग बहुत तेज गति से खोज करने वाले एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का उपयोग किया जाता है बहुत तेज गति से खोजने के लिए। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा कब होता है? तो रीड राइट के क्रम में जब बदलाव होता है तो डेटा पर क्या होता है? खतरा आ जाता है। DASD में ए का पूर्ण रूप क्या है? ए को एक्सेस कहते हैं। USB ये सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। USB क्या होता है? ये सेकेंडरी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो हार्ड डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज टाइप का डिवाइस होता है। कंप्यूटर का उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध हैं? तो ये स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डेटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? स्टोरेज में उपलब्ध होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैज डिस्क, सुपर डिस्क, वर्म डिस्क और जिप डिस्क। इसमें से सुपर डिस्क जो होता है, ये सुपर डिस्क ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होता है। आगे हमारे सामने प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइस कौन कौन से हैं? तो ये फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पंच टेप, ये सारे जो हैं ये एक तरह के स्टोरेज डिवाइसेज हैं। HDD एक ऐसी तकनीक है जहाँ पारंपरिक डिस्क ड्राइव को, देखिए HDD का फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसका उपयोग कहाँ होता था ये आपको जानना जरूरी होगा। तो एक ऐसी तकनीक है जहाँ पारंपरिक डिस्क ड्राइव को सामान्य उपयोग के दौरान डेटा को कैश करने के लिए आमतौर पर 128 MB या उससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के साथ जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने मैग्नेटिक टेप को दुनिया के सबसे छोटे डेटा रिकॉर्डर में बदल दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर। इसका नाम होता है इंटरनेट और नेटवर्किंग, जिससे आप सभी अभी जुड़े हुए हैं और आपको इसका उपयोग तो भरपूर करना आता होगा और इसके क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू कर पाते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW को किसने विकसित किया था? तो हमने पहले ही बताया था, टिम बर्नर्स-ली ने, लेकिन इंपॉर्टेंट है 1989। किस मोड से जुड़े हुए कंप्यूटर एक दूसरे को सीधे फ्रेम में भेज सकते हैं? तो एडहॉक मोड में यदि जुड़े हुए हैं तो ये कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे को सीधे फ्रेम में भेज सकते हैं। IT में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आउटगोइंग इनलार्जमेंट में अस्थायी रूप से देरी करने की तकनीक को AR रिक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? AR रिक्वेस्ट के नाम से। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार की कंप्यूटिंग है जो एक ही नेटवर्क पर गणना, भंडारण और यहाँ तक के अनुप्रयोगों का क्रियान्वयन भी करती है। नेटवर्क के भीतर कई कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए विशाल डेटा के साथ नेटवर्क ओवरलोडेड होता है, तब डेटा भेजने के लिए नेटवर्क की अक्षमता को क्या कहते हैं? कंजेशन कहते हैं। पढ़ते हैं आगे। इंटरनेट के समानार्थी हैं गोफर, इंट्रानेट, साइबर स्पेस, वर्ल्ड वाइड वेब,
तो इंटरनेट का समानार्थी होता है साइबर स्पेस। क्या होता है? साइबर स्पेस। एक दूसरे के लंबवत निर्मित ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला का नेटवर्क किस रूप से जाना जाता है? इसको ग्रिड प्रणाली कहते हैं। नेट न्यूट्रलिटी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सरकारों को इंटरनेट पर सभी डेटा के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, इसी को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए जिस तकनीक का उपयोग किया जाता है उसे मेमोरी इंटरलीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी इंटरलीविंग। वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की थी। इंटरनेट में किस प्रकार के स्विचिंग का उपयोग किया जाता है? पैकेट स्विचिंग का उपयोग इंटरनेट में किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो ये पर्सनल नेटवर्क जो होता है ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। बाकी वर्ल्ड ये वाइड एरिया नेटवर्क है, WAN, LAN, MAN ये सब नेटवर्क हैं, लेकिन पर्सनल नेटवर्क कोई नेटवर्क नहीं होता है। पैकेट्स को स्रोत से गंतव्य स्थान तक स्थानांतरित करने का मार्ग तथा तय करने के लिए किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? इसे राउटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? राउटिंग कहते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने, नेटवर्क में एक छोटे से संदेश को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर टोकन का उपयोग किया जाता है। WLL का मतलब क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। एक IP एड्रेस 32 बिट का होता है। IP एड्रेस कितने का होता है? 32 बिट का होता है। इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी चीज़ को डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउनलोडिंग। इंटरनेट वैश्विक संचार, सूचना साझाकरण और सेवाओं के एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। इंटरनेट बनाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन, अंडर वाटर केबल और उपग्रहों से जुड़े होते हैं। अर्पानेट वह नेटवर्क है जो इंटरनेट का आधार बना है। अर्पानेट क्या है? ऐसा नेटवर्क है जो इंटरनेट का आधार बना है। कहता है क्या परिभाषित किया गया है कि एक निजी नेटवर्क जो इंटरनेट प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली का उपयोग किसी व्यवसाय की जानकारी या संचालन के हिस्से को आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, भागीदारों, ग्राहकों या अन्य व्यवसायों के साथ सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए करता है, उसको क्या कहते हैं? इस चीज़ को हम लोग एक्स्ट्रानेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रानेट। आगे क्वेश्चन हमारे सामने, ब्राउजर को वेब पेज देखने के लिए HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ब्राउजर को किस लिए डिज़ाइन किया गया है? आपके सामने बताया गया है कि वेब पेज देखने के लिए और HTML को पढ़ने और व्याख्या करने के लिए ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक एड्रेस जो है वो किसका बना होता है? ठीक है, एड्रेस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो किसका बना होता है। एड्रेस के बारे में देखिए लिखा हुआ है कि एक ऑफसेट, एक बेस रजिस्टर, एक इंडेक्स रजिस्टर, इन सब से मिलकर के क्या बनता है? एड्रेस बनता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर दूसरी सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये चाइनीज़ है। ई कॉमर्स यूजर्स को खाते तक पहुंचने और बिलों का भुगतान करने की अनुमति देता है। इनमें से क्या विषम है? ऑप्शंस है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, मोजिला और एक्सेल। इनमें एक्सेल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, मतलब सॉफ्टवेयर है, और बाकी सारी चीज़ जो है ये सर्च इंजन एक तरह से कर सकते हैं आप, लेकिन एक्सेल सर्च इंजन नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द जो ऑनलाइन इंटरनेट की खोज में काफ़ी समय बिताता है, उसको नेट एडिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट एडिक्ट, जो कि आप लोग हैं। इंटरनेट पर सूचना तक पहुंचने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो वेब ब्राउज़र में जाते हैं, फिर उससे इंटरनेट में हम किसी सूचना तक पहुँच पाते हैं। किस संगठन के व्यक्ति को वेब पेज को क्या कहते हैं? तो किसी संगठन के परिचय के वेब पेज को हम लोग वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट। बुक मार्क क्या है? तो बुक मार्क किसी पसंदीदा वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में सहेज कर त्वरित रूप से एक्सेस करने का एक तरीका है। जब कोई हमें साइट पसंद आती है या फिर उसमें के कंटेंट हमें पसंद आते हैं तो हम उस पेज को बुक मार्क करके रख लेते हैं, ताकि जब हमको उस पेज को पढ़ना होगा तो तुरंत से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। सफारी क्या है? सफारी एक प्रकार का ब्राउज़र है। सफारी क्या है? एक प्रकार का ब्राउज़र है। यही सफारी आपका एप्पल में यूज होता है। ठीक है। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पहले पेज को हम लोग होम पेज कहते हैं। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर, ये हमारा पहला वेब ब्राउज़र था। आगे पूछ रहा है कि कह रहा है कि मोज़ेक नेशनल सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन NCSA द्वारा विकसित एक वेब ब्राउज़र था। मोज़ेक एक पूर्ण URL में इंटरनेट पर एक फाइल का पूरा पता होता है। URL को बोलते हैं यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर।
नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र था सबसे पहला। वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www वेब पर फाइलों को स्थान को सूचित करने के लिए URL के रूप में जाने जाने वाली एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करता है। डोमेन नामों में expression.au का अर्थ क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया। कंप्यूटर की भाषा में URL में R का अर्थ क्या होता है? रिसोर्स, बताया तो हमने, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अल्टा विस्टा ये क्या है? अल्टा विस्टा एक तरह का सर्च इंजन है, जैसे गूगल है। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से लिया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो गूगल का मतलब होता है अंक 1 के बाद 100 शून्य। ऐसा अंक जिसमें 1 के बाद 100 शून्य हो उसको गूगल कहते हैं, GOOGL। गूगल मैप्स ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। गूगल मैप्स से हम लोग रास्ता वगैरह वगैरह देखते हैं, तो ये ई-कॉमर्स वेबसाइट इसको नहीं कर सकते हैं। ईमेल किसने विकसित किया था? तो रे टॉमिल्सन ने ईमेल को विकसित किया था। ईमेल सिस्टम में कितने प्रकार के प्राप्तकर्ता होते हैं? 3। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए कहीं पे नाम आता है रे टॉमिल्सन का और कहीं पे शिवा अय्यादुरई का। ईमेल स्पैम से संबंधित है, मतलब कोई ऑप्शन होगा जिसमें स्पैम दिया होगा तो ईमेल में स्पैम आता है। देखते हैं बहुत सारे बिना मतलब के ईमेल्स आते रहते हैं, अलग अलग कंपनी वगैरह वगैरह प्रचार उचार, उसी को स्पैम कहते हैं। उसमें एक स्पैम बॉक्स अलग से होता है जिसमें जो इसको ईमेल पहचान जाता है कि यह स्पैम ही है, उसको उस बॉक्स में डाल देता है, अथवा वो मेन लिस्ट में आ जाते हैं। पहली वेब आधारित ईमेल सेवा कौन सी थी? हॉटमेल। ईमेल पते का कौन सा प्रारूप सही है? तो ऐसा यदि लिखा जाए कि समथिंग कोई नाम @website.com, जैसे हमारा है scoremore@princedube.com, सॉरी @gmail.com, तो इस तरह से हम आपका ये हो सकता है, मतलब ईमेल एड्रेस हो सकता है, यही सही होता है। इसके बाद मतलब @ के बाद जिस जगह पे आपने बनाया है, मतलब जीमेल पे बनाया है, आउटलुक पे बनाया है, जहाँ भी बनाया है आपने अपना जीमेल ID, वो चीज़ लिख के और .com होता है। जब कंप्यूटरों के समूह को टेलीफोन लाइनों की सहायता के बिना एक छोटे से क्षेत्र में आपस में जोड़ा जाता है तो इसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? लैन, यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इंटरनेट के संदर्भ में मैन का पूर्ण रूप क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं मैन को। क्वेश्चन नंबर 52। मैन एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो किसी शहर या किसी कस्बे में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। एक संचार नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्रों में बड़े संगठनों द्वारा उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको वैन कहते हैं, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल का गठन करता है, सॉरी इंटरनेट रहित प्रोटोकॉल का गठन करता है। यूडीपी क्या है? यूडीपी एक कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल संचार करने वाले पक्षों के बीच एक समझौता है कि संचार कैसे आगे बढ़ाना है, इसी चीज़ को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, जैसे नियम कानून। निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, IMAP, POP, SNAP, SMTP। तो SNTP जो है इन चारों में से अलग है। इंटरनेट द्वारा किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो TCP/IP का उपयोग सर्वाधिक व्यापक रूप से इंटरनेट द्वारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के लिए किया जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट अकाउंट जिसमें कंप्यूटर सीधे नेट से जुड़ा होता है, क्या कहते हैं उसको? तो TCP/IP अकाउंट होता है। हर एक डिवाइस के लिए TCP/IP अलग अलग होता है। ईमेल प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल POP3 होता है। क्या होता है? POP3। कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क एक दूसरे के साथ संचार करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। इंटरनेट के संदर्भ में IP का अर्थ क्या है? तो IP को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है उसे वेब सर्वर कहा जाता है। क्या कहते हैं? वेब सर्वर कहते हैं। वह उपकरण जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए परिवर्तित करता है उसे मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडेम। लंबी दूरी के प्रसारण की शुरुआत में डिजिटल सिग्नल के एनालॉग सिग्नल बदलने वाला उपकरण मोडेम कहलाता है। टेलनेट क्या है? टेलनेट एक तरह का प्रोटोकॉल है। टेलनेट का अर्थ टेलीफोन नेटवर्क से होता है। वायरलेस नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है? ये ब्लूटूथ। डेटा लिंक लेयर में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्रिज का उपयोग करते हैं डेटा लिंक लेयर में। विभिन्न कंप्यूटर एक लैन के एक केबल से इंटरफेस कार्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किस कार्ड से? इंटरफेस कार्ड से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित समूह में से विषम पद की पहचान करें। ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेपर, पेयर वायर, माइक्रोवेव,
कोएक्सियल केबल। तो माइक्रोवेव अलग चीज़ है, बाकी सब मतलब इंटरनेट मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर से जुड़े हुए चीज़ है, माइक्रोवेव अलग है। मॉडेम नाम मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर से लिया गया है। आईटी नेटवर्किंग में फिजिकल लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो फिजिकल लेयर में रिपीटर का उपयोग किया जाता है। ये 7 तरह के लेयर होते हैं, याद रखिएगा। नेटवर्क लेयर में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो राउटर का उपयोग करते हैं। वायर केबल्स के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग होता है। 2 नेटवर्क को जोड़ने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में ब्रिज का उपयोग करते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर के स्टोरेज क्षमता तक पहुंचाने में मदद करता है। इसको फाइल सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल सर्वर कहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 खत्म किया है। चैप्टर नंबर 7 पहुंचते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग भाषा के बारे में बात की गई है। प्रोग्राम में एक बग होता है जिसे एरर कहते हैं। ठीक है, एरर को बग, बग को एरर, ऐसे मतलब कह सकते हैं आप। ठीक, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के पहले % चिन्ह होना चाहिए। सी भाषा में यदि लिख रहे हैं तो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर के पहले % का साइन देना होता है। ऐड एक लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। वर्तमान समय में कंप्यूटिंग में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और दुनिया भर में स्वीकार किया जाता है? ASCII कोड बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ ऐसे समथिंग होता है। तो ये ASCII कोड जो है ये वर्तमान समय में कंप्यूटिंग में कोड प्रयोग किया जाता है जो दुनिया भर में स्वीकार्य होता है। एक कंप्यूटर किन क्रम में प्रोग्राम क्रियान्वित करता है? तो पहले फेच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। फॉर्ट्रन क्या है? तो फॉर्ट्रन का फुल होता है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। सबसे पहले विकसित कंप्यूटर की भाषा कौन थी? फॉर्ट्रन। सी लैंग्वेज क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देश पर मशीनी भाषा में अनुवाद करता है उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर कहते हैं। जो एक ही बार में पूरा का पूरा अनुवाद करता है उसको कंपाइलर कहते हैं। जावा एक हार्डवेयर नहीं है, जावा एक लैंग्वेज है। लोडर एक प्रोग्राम है जो प्रोग्राम की मेमोरी में रखता है और उसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार करता है। बच्चों द्वारा अक्सर उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन है? लोगो। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों को दोहराने को आमतौर पर लूपिंग कहा जाता है। निमोनिक्स असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह हैं। कंप्यूटर में एंड गेट का मूल अनुप्रयोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन है। यह पहचानने के लिए क्या उपयोग किया जाता है कि डेटा शब्द में विषम या सम संख्या एक है? तो पेरिटी बीट का उपयोग करते हैं। डबल एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। डबल क्या है? एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कंप्यूटर भाषा लोगों के लिए कर्सर को क्या नाम दिया गया है? उसको टर्टल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? टर्टल। कौन सा लॉजिकल गेट नहीं है? एंड, और नंद ये सभी लॉजिकल गेट हैं। बाकी जो बच गया वो लॉजिकल गेट नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। बाकी 4-5 मतलब 2-3 और होते हैं। C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है। C++ क्या है? एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एरे एक समान नाम वाले समान प्रकार के डेटा टाइप्स का एक संग्रह होता है जिसे एरे कहते हैं। कोडेड निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? इसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। एल्गोरिथम के सचित्र निरूपण को क्या कहते हैं? इसको फ्लोचार्ट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो सी है, C++ है, जावा है, लेकिन फ्रंट लाइन ऐसा कोई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। फॉर्ट्रन भले ही है, फ्रंट लाइन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इफ कथन के लिए 3 रूपों में वैसे नहीं है? तो इफ एंड ये वाला जो है आएगा ये गलत माना जाएगा, बाकी सब सही है। जावा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एक स्ट्रिंग अक्षरों, अंकों, विराम चिन्हों आदि का एक संग्रह है। अक्षर, विराम चिन्ह, अंक इत्यादि का एक संग्रह जो होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। कोडिंग कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की एक प्रक्रिया होती है। डिजिटल कंप्यूटर के अंकों में मतलब डिजिटल कंप्यूटर के संबंध में अंकों को कौन से जोड़े को बाइनरी कोड कहते हैं? तो 0 और 1 को बाइनरी कोड कहते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबोल का आविष्कार किसने किया था? तो ग्रेस मरे हुपर ने कोबोल का आविष्कार किया था। फ्लो चार्ट एक प्रोग्रामिंग लॉजिक का आरेखीय चित्रण है। वेब पेजों और प्रोग्रामों का अनुरोध और सेवा करने के लिए वेब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? HTML का। HTML में कोणीय कोष्ठक के अंदर टैग में कीवर्ड शामिल होते हैं। HTML में ये कोणीय कोष्ठक के अंदर B इस तरह से टैग को संलग्न करके बोल्ड में प्रदर्शित करते हैं।
देखिए हमने इसके पहले अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस करा रखे हैं, बहुत ही कि आपको पूरा का पूरा टॉप 100 का निचोड़ मिल जाएगा, मतलब टॉप 100 मिल जाएगा, जिसको आप जा करके देख सकते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा आपको मिलने वाला है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर ऐसे भी आप प्लेलिस्ट में जाएगा चैनल के, वहाँ आपको सबसे फर्स्ट प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियोज़ का लिंक, मतलब ब्लैक बुक करके सीरीज, उसमें आप देख सकते हैं जाके। HTML में नोसाडे लाल रंग में लाइन प्रदर्शित करता है मतलब एक विशेषता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत में इंटरनेट पेज बनाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था वह कौन सा है? तो इंटरनेट पेज बनाने के लिए HTML का उपयोग किया गया था। HTML पेजों का संग्रह वर्ल्ड वाइड वेब को बनाता है। सुनाता है वर्ल्ड वाइड वेब को बनाता है। HTML में सूची को प्रदर्शित प्रत्येक आइटम को निर्दिष्ट करने के लिए ऑप्शन टैग का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन टैग का उपयोग करते हैं। HTML में सेलेक्ट टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन सूची बॉक्स और स्क्रॉलिंग सूची बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है। HTML में TD या /TD पेयर एक सेल को परिभाषित करती है और आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐसे पेयरों की संख्या आपकी पंक्ति को विभाजित करने वाले सेल की संख्या को भी परिभाषित करेगी। इस तरह से इसमें कोड भरने से होता है। HTML में ये होता है TR/TR या रॉ की टेबल को परिभाषित करता है, और HTML में COLSPN कॉल स्पैन जिसको बोल सकते हैं आप लोग, ये विशेषता का उपयोग 2 या 2 से अधिक कॉलम्स को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। यानी ये कॉलम को स्पैन करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए हम लोग इस कोड का उपयोग करते हैं। और HTML में फुटर एरिया पेज के निचले भाग में होता है और इससे सामान्यतः असवीकरण, कॉपीराइट जानकारी आदि शामिल होते हैं। वेब एप्लीकेशन को टेक्स्ट, इमेज आदि प्रदर्शित करने के लिए HTML को इंटरप्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। HTML में मेनू बार बटन के रूप में डिज़ाइन किया गया लिंक का एक सेट होता है। और HTML में रॉ स्पैन विशेषता का उपयोग 2 या 2 से अधिक रॉ को जोड़ने के लिए, कॉलम स्पैन के लिए कॉलम स्पैन और रॉ स्पैन के लिए रॉ स्पैन का यूज़ किया जाता है। प्रत्येक HTML फाइल एक टेक्स्ट फाइल होती है। प्रत्येक HTML फाइल क्या होती है? एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है। HTML में टाइप किया जाता है द टेक्स्ट, तो एक जगह बनता है जहाँ सूचना की एक रॉ टाइप की जा सकती है। HTML में यदि पासवर्ड टाइप किया जाता है तो उसका एक विशेषता का उपयोग कैरेक्टर्स को स्टार्स के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। HTML में रेडियो यदि टाइप करते हैं तो विशेषता नियंत्रणों के एक सेट की सूची तय करती है जो कि जुड़े हुए हैं। वह एक समय में प्रत्येक सेट के बीच में केवल एक रेडियो बटन का चयन किया जा सकता है। मार्कअप भाषा कौन सी है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज चूज करके होता है, मैं बोल रहा हूँ। टेबल्स को परिभाषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इंडेक्स डेफिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स डेफिनेशन। स्ट्रिंग्स के जुड़ने की प्रक्रिया को कॉनकाटेनेशन कहते हैं। स्ट्रिंग्स के जुड़ने की प्रक्रिया कहते हैं कॉनकाटेनेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का क्या अर्थ होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। क्या होता है? कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। IT में डाटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सटीक और सुसंगत दोनों होना चाहिए। किसी विशेष समय पर डेटाबेस में डेटा को एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसमें फॉरेन की में शून्य मान नहीं हो सकते, यही एक कथन सत्य है, बाकी सारे कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वह डेटाबेस जिसमें रिकॉर्ड ट्री जैसे संरचना व्यवस्थित होती है उसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल डेटाबेस। ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS, डेटा की सामग्री और स्थान को मेटा डेटा द्वारा परिभाषित किया जाता है। DBMS की पहचान करें तो PLSQL जो है इसको हम डेटाबेस मतलब DBMS कह सकते हैं। SQL एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। एक विशेषता जो किसी टेबल की रॉ को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे प्राइमरी की के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? प्राइमरी की के रूप में। RDBMS का विस्तार क्या होता है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को लॉजिकल क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहा जाता है। LIFO का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, की संरचना को स्टैक से पहचानते हैं।
एक होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और यह है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। किस संचार माध्यम में डेटा को एक ही समय में दोनों विशेष दिशाओं में भेजा जा सकता है, जिसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। प्रोग्राम डिजाइन में डेटा संचारण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाइथन क्या है, एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर में अधिकांश त्रुटियों का दोष वास्तव में डेटा प्रविष्ट त्रुटियां का कारण होता है। कंप्यूटर शब्दावली में बग का मतलब क्या होता है? बग का मतलब होता है कि प्रोग्राम में कोई यदि गलती होगी यानी कि त्रुटि होगी, उसी को कहते हैं बग। LISP आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी किसने? जॉन मैकार्थी ने। LISP किसने बनाया था? जॉन मैकार्थी ने। प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो प्रोग्राम को खोजने की मतलब कोई भी बग को खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। अगला चैप्टर की ओर हम बढ़ेंगे, कंप्यूटर वायरस और सुरक्षा। कंप्यूटर में फायरवॉल जो होता है एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होता है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ में के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यह वैध संचार को पारित करने की अनुमति देने में असमर्थ होता है, ऐसा कहना गलत है। कौन सा कथन फायरवॉल कंप्यूटिंग के संदर्भ को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो यह नियमों के एक सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का एक संयोजन होता है। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्लिक जैकिंग क्या है? गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए वेब यूजर्स को बरगलाने की दुर्भावनापूर्ण जो तकनीक होती है, इसको हम लोग क्लिक जैकिंग कहते हैं। कंप्यूटर वायरस के वैध चरण कौन से हैं? केवल निष्क्रिय, प्रचार, ट्रिगर और क्रियान्वित करना, मतलब एक्टिव करना, ये कंप्यूटर वायरस के वैध चरण होते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए पॉलीमॉर्फिक वायरस हर बार इंस्टॉल होने पर बदल जाता है। कंप्यूटर वायरस में एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की नकल करने के लिए किस तंत्र का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए स्पैन का उपयोग करते हैं। विषम को चुने तो इसमें जावा क्लाइंट, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स वायरस। ये ट्रोजन हॉर्स जो है ये एंटीवायरस है, बाकी सब वायरस हैं। स्पैन तंत्र का उपयोग स्वयं की नकल करने के लिए किया जाता है। कौन करता है? तो वर्म्स। होल्ड डिस्क इनक्रिप्शन एक तकनीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, जहां स्टोरेज से पहले डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अंतिम चैप्टर की ओर। ये है कंप्यूटर का विविध सा प्रश्न। आगे है नैनो तकनीक। ये 10 के पावर -9 वर्ग मीटर के सीमा में डायमेंशन वाली वस्तुओं से संबंधित होता है, इसको बोलते हैं नैनो तकनीक। अगला प्रश्न हमारे सामने, यदि कैट स्कैन से गुजरते हैं तो आपको एक कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी का अधीन किया जाता है। एक्चुअली CAT का फुल फॉर्म होता है एक कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मतलब संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये प्रयागराज में। ATM का संक्षिप्त रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर क्या है? मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पोर्टल है जिसका नाम होता है केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो एडम ऑसबर्न ने पहला पोर्टेबल कंप्यूटर बनाया था, ये बात सही है। और इयान विल्मुट ने क्लोन शिप का निर्माण किया था, ये दोनों बातें सही हैं। सबसे अधिक इंटरनेट यूजर्स किस देश में है? तो चाइना में। सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन डेटाबेस मैनेजमेंट और संचार और इंटरनेट कहलाता है। सन लैब की जावा कार आपकी कार को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए एम्बेडेड तकनीक का उपयोग करती है। किस तकनीक का? एम्बेडेड तकनीक का उपयोग करती है। एंड लाइफ पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को ई कचरा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेटेड कोड नहीं है? तो एक्सेस 3 कोड जो है एक तरह का वेटेड कोड नहीं है। फैक्स को वैल्यू एडेड दूरसंचार सेवा के रूप में नहीं जाना जाता है। टेलीटेक्स्ट क्या है? टीवी स्क्रीन पर समाचार और सूचना के टेक्स्ट का फ्लैश होना टेलीटेक्स्ट कहलाता है। किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाला भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो HCL इन्फो सिस्टम ने। कंप्यूटर से संबंधित वेटवेयर क्या है? तो मानव मस्तिष्क है। भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। मोबाइल के माध्यम से मनी ट्रांसफर को IMPS कहा जाता है। फेसबुक के संस्थापक कौन है जिन्होंने वर्तमान में भारत में नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट शुरू किया है? मार्क जुकरबर्ग।
विभिन्न प्राथमिकताओं वाले ट्रैफिक को संभालने के लिए किस शेड्यूलिंग सेवा का उपयोग करते हैं? QoS ट्रैफिक शेड्यूलिंग का उपयोग करते हैं। कौन सा मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क GSM तकनीक पर आधारित नहीं है? रिलायंस इन्फोकॉम। 2001 में भारत में सॉफ्टवेयर के शीर्ष निर्यातक कंपनी कौन सी थी? तो ये TCS थी। सूचना के रूप में रिमोट सेंसिंग डेटा का प्रतिनिधित्व करने के सामान्य रूपों में से एक थीमेटिक मैप के रूप में है। समाचार उपग्रहों का उपयोग संकेत संचारों को प्राप्त करने और पुनर्निर्देशित करने के लिए किया जाता है। विल्किंस जो है एक विसल ब्लोअर वेबसाइट है, अमेरिका में स्थित है। वाईमैक्स का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये होता है वीमैक्स का मतलब। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को ई बुक्स कहते हैं। एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी किया गया था? 2003 में। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करती है जिनमें शामिल हैं क्या? शिक्षात्मक, जिस तरह से हम सीखते हैं और स्वयं के हितों के अनुसार हमारे सीखने का पाठ्यक्रम को आकार देते हैं। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को उन तरीकों से प्रभावित करती है जिनमें शामिल है क्या? प्रौद्योगिकी ज्ञान निर्माण, प्रकाशन, वितरण और संदर्भ में। क्या पूछना चाहता है भगवान मालिक है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। DTH एक कंप्यूटर भाषा नहीं है, DTH वही डायरेक्ट टू होम सेवा होता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त शब्द URL का अर्थ क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। DTP का अर्थ डेस्कटॉप पब्लिशिंग। PC का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। बेसिस का मतलब होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ASCII का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। VRML का अर्थ होता है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज। GIGO का अर्थ होता है, GIGO शब्द जो है ये एक्यूरेसी से संबंधित है। API शब्द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस से संबंधित होता है। DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। कंप्यूटिंग क्षेत्र में ENIAC का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। PCXT का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। WEP का अर्थ होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। HLL हाई लेवल लैंग्वेज। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब संचार प्रौद्योगिकी में FDD का पूरा रूप होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। PAS का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉन्ट, जिसकी मांग आप लोग कमेंट बॉक्स में अक्सर करते रहते हैं कि PDF दे दीजिए। MICR में I का अर्थ क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और भी जितनी वीडियोस हैं इस चैनल पे उन सबका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है ब्लैक बुक नेम करके, जिसमें आपको सारी वीडियोस एक एक करके मिल जाएंगी। और इनका PDF जो है ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्कोर मोर ऑफिशियल, इस पर आप आइएगा तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। देखिए इस तरह से मैंने PDF करके इसका डाल रखा है। ये रहा चैनल का एक्चुअल लिंक स्कोर मोर ऑफिशियल, इस पर आप जाइएगा तो आपको सारे PDFs मिल जाएंगे। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ करा रखे हैं और भी, तो सारा कुछ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि उनको भी ब्लैक बुक का पूरा वीडियो बेहतर ढंग से मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।